बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने पहले ऐलान किया था कि आज हम इंशाअल्लाह मलका होम्योपैथी का जिक्र करेंगे। तो मलका होम्योपैथी से मेरी मुराद थी डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की दूसरी बीवी मेलानी हैनीमन। मेलानी हैनीमन का रोल होम्योपैथी की तरक्की और तरोीज में बहुत अहमियत का हामिल है। और यहाँ आके मैं कहता हूँ वो एक कहावत बड़ी सही साबित होती है, सच साबित होती है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने अपने इब्तदाई दौर में, जैसा कि पहले मैं लास्ट वीडियो में कह चुका हूँ, उनका सारा जिक्र था कि उन्होंने किस तरह होम्योपैथी की दरियाफ्त की और होम्योपैथी की तरवीज़ के लिए काम किया। और लेप्जिग की मेडिकल अथॉरिटीज़ की मुखालफत और उनके यानी रकाबत की वजह से उन्हें बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ा, हत्ता कि उनके घर के अंदर खिड़कियों से पत्थर भी फेंके गए। और डॉक्टर हैनीमन को मजबूरन लेप्जिग से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक वाक़ गांव कोथीन में जाके रहायश तैयार करनी पड़ी अपनी बीवी बच्चों के साथ। कोथीन जो कि छोटा सा कस्बा था जिसमें तकरीबन 6000 के करीब लोग रहते थे। वहाँ के ड्यूक जो था वो इनका पेशेंट था और उसने इनको ऑफ़र की और वहाँ इनको कोर्ट का डॉक्टर मुकर्रर किया। तो डॉक्टर हैनीमन वहाँ अपनी बीवी बच्चों के साथ कोथीन मशरक़ी जर्मनी के गांव जो लेप्जिग से, जैसे मैं पहले बताया, 30 मील के फासले पे था, वहाँ रहायश अख्तियार की। ये तकरीबन 7 अक्टूबर 1834 की एक सर्द शाम थी कि कोथीन की गांव में एक कोच आके रुकी। कोच के घोड़ों का जो बहता पसीना था उससे साफ पता चल रहा था कि ये कोच बहुत लंबा सफ़र तय करके आई है। उस कोच में एक फ्रांसीसी लिबास में मलबूस फैशनेबल जो था वो कोई सवारी उतरी और गांव वालों ने देखा कि वो इन के अंदर गई। और नेक्स्ट डे जब वहाँ पे लोग देखा इनमें को आया तो उन्होंने देखा कि खातून है। तो वो डॉक्टर मेलानी हैनीमन थी जो कि मर्दाना लिबास में पेरिस से, जिन्होंने कोथीन तक का 15 रोज़ का सफ़र किया बग्गी में अपना बेस बदल के, क्योंकि वो बड़ा दूर दराज इलाका था और बड़े दुश्वार गुजार यूरोप के इलाकों से गुजरना पड़ा और वो महफूज इलाका भी नहीं था। इसलिए मेलानी ने बेस बदला और मर्दाना रूप में 15 दिन का सफ़र तय करके बग्गी पे हैनीमन के पास पहुंची। मेलानी फ्रांस की, पेरिस की एक बड़ी ही अशराफिया फैमिली से तल्लुक़ रखती थी। उन्होंने अपना एज ए आर्टिस्ट और एज ए राइटर भी अपने आप को अपना लोहा मनवाया था और जानी पहचानी जाती थी पेरिस में। उनको राइट हाइपोगैस्ट्रियम में न्यूरल्जिक पेन होती थी जिसका उन्होंने बहुत इलाज कराया और उनको शफाई अब नहीं हुई। इसी दौरान उन्हें ऑर्गेनिक होम्योपैथी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जो कि 1810 में डॉक्टर हैनीमन ने अपने शाया किया था, जिसमें होम्योपैथी के उसूल व ज़ाब्ते थे। उसके बाद मेलानी जो थी वो उससे मुतासर हुई और उससे मुतासर होकर उनके दिल में, जहन में यह आया कि मैं क्यों ना इस नए तरीके इलाज को जाकर देखूं, आजमाऊं। और नंबर 2, उसमें हैनीमन की राइटिंग से वो इतनी मुतासर हुई कि उन्होंने ये कहा, द सन ऑफ ट्रू मेडिसिन हैज़ राइजन फॉर मी,
और वो वहाँ पे कोथीन पहुंची, जहाँ उन्होंने 8 तारीख को यानी नेक्स्ट डे 7 को वहाँ पहुंची, 7 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर को उन्होंने डॉक्टर हनीमन को विजिट किया एज ए पेशेंट। तो 3 दिन तक वो वहाँ पे उनको केस हिस्ट्री वगैरह केस हिस्ट्री वगैरह रिकॉर्ड कराती रही। और इस 3 दिन के अरसे में डॉक्टर हनीमन भी उनसे मुतासर हुए, वो डॉक्टर साहब से मुतासर हुई। तो 3 दिन के अरसे के बाद डॉक्टर हनीमन ने उन्हें प्रपोज किया शादी के लिए। तो मेलानी ने बखुशी उसे एक्सेप्ट किया। इस तरीके से ये दोनों जोड़ा जो था, ये इनकी लव अफेयर जो था, वो मोहब्बत जो है रंग लाई। उस वक्त मेलानी जो थी वो उनकी उम्र जो थी वो तकरीबन 34 साल थी। और वो इनकी बाद में 1834 से 1843 तक यानी 9 साल तक इनकी शादी कायम रही। और इस 9 साल रफाकत में डॉक्टर हनीमन और डॉक्टर मेलानी हनीमन ने मिलके होम्योपैथी की तरक्की और तरवीज में बेपनाह किरदार अदा किया। मेलानी अगर के मेडिकल स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। और वो उन्होंने इस अरसे में हनीमन के पास रह के होम्योपैथी का इल्म हासिल किया। और फिर उसके बाद वो उन्होंने भरपूर तरीके से हनीमन के फ़रोग में हनीमन का होम्योपैथी के फ़रोग में हनीमन का साथ दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि कोथीन के हालात और लेप्जिग के हालात जो थे वो होम्योपैथी की तरक्की में हायल हुए। और आखिर मेलानी जो थी वो हनीमन को लेके पेरिस रवाना हुई। और वो पेरिस में उन्होंने जाके प्रैक्टिस शुरू की। और वहाँ पे दोनों मियाँ बीवी ने पेरिस के वस्त में एक बड़ी मशहूर जगह पे प्रैक्टिस का आगाज़ किया, बड़ी शोहरत पाई और बहुत से लोग उनके हल्का असर में आए। और यहाँ पे उन्होंने मरीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करने का सिलसिला शुरू किया। और मेलानी से की रफाकत के बाद हनीमन की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। और दोनों मियाँ बीवी ने पेरिस में प्रैक्टिस का आगाज़ किया। और उस वक्त तक पेरिस में होम्योपैथी का शोहरत, होम्योपैथी का चर्चा हो चुका था। और पेरिस में 2 होम्योपैथिक सोसाइटीज़ जो थी वो कायम हो चुकी थी। एक थी द गैलिक होम्योपैथिक सोसाइटी, दूसरी थी पेरिस होम्योपैथिक सोसाइटी। तो गैलिक होम्योपैथिक सोसाइटी के लोगों ने हनीमन को विज़िट किया और उनको अपनी सोसाइटी का सदर बनाया। और वहाँ पे एक बाकायदा सोसाइटी में होम्योपैथी का फ़रोग़ का काम सिलसिला शुरू हुआ। और मेरा ख्याल है अजान। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि गैलिक सोसाइटी ने हनीमन से मुलाकात करके उन्हें अपनी सोसाइटी का सदर बनाया। और फिर वो वहाँ पे होम्योपैथी का फ़रोग़ का सिलसिला पेरिस में शुरू हो गया। पेरिस में इस सोसाइटी की 4थी सालाना कॉन्फ्रेंस जो थी 15 से 17 सितंबर 1835 में मुनक़्क़द हुई।
इस कॉन्फ्रेंस में हनीमन ने अपने खिताब में, खासा लंबा खिताब है लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक पैराग्राफ कोट करूंगा डॉक्टर हनीमन के खिताब का। डॉक्टर हनीमन कहते हैं, आई ओनली recognize as my pupil those who practice pure homeopathy। यानी मैं सिर्फ अपने उन शागिर्दों को होम्योपैथ तस्वर करता हूँ जो प्योर होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, एंड whose treatment is free from all mixing of remedies। यानी उनका तरीके इलाज में रेमेडीज को मिक्स करना शामिल नहीं है। मकसद ये था कि जो रेमेडीज को मिक्स करके, दवाइयों को मिक्स करके इलाज करते हैं, मैं उनको अपना शागिर्द नहीं मानता। मैं सिर्फ उन लोगों को अपना शागिर्द रिकग्नाइज करता हूँ जो कि प्योर होम्योपैथी करते हैं बाय द इन द नेम ऑफ माय लॉन्ग ईयर्स एक्सपीरियंस। अपने तवील अरसा जो मैंने एक्सपीरियंस, तजर्बे की बुनियाद पे मैं अपील करता हूँ सबसे, आई रिक्वेस्ट करता हूँ टू ट्रस्ट ओनली द कीन फॉलोअर्स ऑफ माय टीचिंग्स। सिर्फ उन लोगों को होम्योपैथ तस्वर करें जो मेरी टीचिंग्स या मेरी कवानीन पर अमल करते हैं। बहुत क्लियर था इससे जो उन्होंने पेरिस में गैलेक्स सोसाइटी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आई ओनली रिकग्नाइज एज माई पीपल्स दोज हु प्रैक्टिस प्योर होम्योपैथी एंड हुज ट्रीटमेंट इज फ्री फ्रॉम ऑल मिक्सिंग ऑफ रेमेडीज। इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि हनीमन का पूरा जोर जो था वो सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस पे था। वो अद्वियात को मिक्स करके मिला के मरीज को देने के खिलाफ थे। सो पेरिस में हनीमन ने, कोथीन में तो वो बिल्कुल घर के अंदर नजरबंद होकर रह गए थे, उनकी कोई बाहर की लाइफ नहीं थी। पेरिस में उन्होंने मेलानी के वालिद जो कि उनके हम उम्र थे, उन्होंने उनके साथ मिलके, मेलानी के साथ मिलके हर जुमेरात को ओपरा थिएटर में जाना शुरू किया, वहाँ शाम गुजारते थे और इसके अलावा मरीजों को कसीर तादाद में देखते थे, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। सो 1943 तक यानी तकरीबन 9 साल की रफाकत थी मेलानी हनीमन और हनीमन की, जिसमें उन्होंने भरपूर तरीके से होम्योपैथी प्रैक्टिस की। सो इसमें हम पेरिस में जितनी भी देखते हैं होम्योपैथी की तरक्की, उसमें मेलानी के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। मुझे इत्फाक हुआ है पेरिस जाके हनीमन की कब्र को विजिट करने का और आखिरी आरामगाह को विजिट करने का। वो अशराफिया का जो कब्रिस्तान था उसमें दफन है, और उन्होंने जो मेलानी को वसीयत की थी कि मेरी कब्र पे मेरे उस पे लिख दिया जाए कि आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, कि मैं बेफायदा जिंदा नहीं रहा। और ये हकीकत यही है कि हनीमन जो है वो बेफायदा जिंदा नहीं रहे। अब आखिरी उनके हनीमन के आखिरी चंद अयाम का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ। गुज़श्ता 10 साल से हनीमन को हर साल स्प्रिंग के सीजन में ब्रोंकाइटिस का हमला होता था, लेकिन वो ब्रायूनिया इस्तेमाल करके सेहतयाब हो जाते थे। लेकिन इस बार कमज़ोरी ज़्यादा थी, ज़्यादा ज़ईफ़ थे, ज़ाहिर उम्र का तकाजा था, तो वो 10 दिन तक बीमार रहने के बाद 2 जुलाई 1843 को वफात पा गए। मेलानी जो कि अपने शौहर जो उसकी कुल कायनात थी उसकी वफात पर इंतहाई दिल बर्दाश्ता थी। उन्होंने पेरिस की पुलिस को स्पेशल रिक्वेस्ट करके ये इजाज़त ली कि मैं 14 दिन हनीमन की बॉडी के साथ घर में अकेले रहना चाहती हूँ। उन्होंने बॉडी को प्रिजर्व किया और प्रिजर्व करने के बाद 14 दिन तक वो अकेली हनीमन के बॉडी के पास बैठी रही, और 14 दिन के बाद
پھر ہانیمن کی بیٹی اور چند رشتہ دار مل کے انہوں نے ہانیمن کی تدفین کی. اس طرح سے بانی ہومیوپیتھی کی زندگی کا چیپٹر کلوز ہوا. لیکن میلانی نے اس میں جو رول پلے کیا اس کا ذکر نہ کرنا ناانصافی تھا. تو آج ہم نے مختصراً میلانی کی خدمات جو ہانیمن کو جرمنی سے لے کے پیرس تک آئیں اور وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ ہومیوپیتھی کو ایک باقاعدہ ریکارڈ مینٹین کرنا اور ہومیوپیتھی کی شہرت کا باعث بنے کام کیا. اس دوران جتنی بھی پریکٹس ہے ہومیوپیتھی کی وہ ایک چونکہ خاصا طویل ہے، وہ بھی اس کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو کی ضرورت ہوگی. انشاءاللہ اس پہ پھر بات ہوگی. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ملکہ ہومیوپیتھی جو میں سمجھتا ہوں بالکل بجا طور پہ انہیں کہنا بنتا ہے کہ انہوں نے ہومیوپیتھی کی ترقی میں ہانیمن کا ساتھ دے کے بھرپور ساتھ دے کے بہت اہم رول پلے کیا ہومیوپیتھی کی پروموشن میں. آئندہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایویلیوشن آف سمپٹمز کا میں نے جیسے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ تعالی کیس ٹیکنگ میں علامات کی کیا اہمیت ہے اس پہ بات ہوگی. اب میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل جو ہے جس کا لنک اس کے ساتھ دیا جائے گا اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں اور گزشتہ ویڈیوز جو اس میں چینل میں پڑی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں اور نالج شیئرنگ میں انشاءاللہ تعالی ہمارا ساتھ دیں. اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. آپ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو میں انشاءاللہ تعالی ویلکم کروں گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.